नमस्कार मित्रों, लेट्स माइक सारा दिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे संसद में अभी जो सत्र चला, मानसून सत्र, उसमें 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया। जी हाँ, इसका मकसद है कि कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री अगर उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामले हैं और वो 30 दिन से अधिक जेल में रहते हैं तो स्वतः ही वो पद से हटने के लिए बाध्य हो जाएंगे। संसद में विधेयक पेश जरूर हुआ है, लेकिन इसको लेकर देश में जो हंगामा चल रहा है वो आपसे, हमसे, किसी से छुपा नहीं। आजादी के बाद जब देश लोकतंत्र की डगर पर आगे बढ़ा तो उस समय जो हमारे संविधान निर्माता, हमारे राजनीतिज्ञ थे विभिन्न दलों के, उनकी मंशा थी, उनकी आकांक्षा थी कि राजनीति में, चाहे संसद हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे और निचले स्तर पर पार्षद, सरपंच या पंचायत प्रणाली, उनमें ऐसे लोग आए जो राजनीति जिनका मिशन हो, समाज सेवा हो, राजनीति उनका पेशा नहीं हो। लेकिन जैसे जैसे हम आजादी की डगर पर आजाद भारत में अपने पैर बढ़ाते गए, लोकतंत्र की जड़ें धीरे धीरे मजबूत होती गई, वैसे वैसे कुछ विसंगतियां हमारी राजनीति में आई, जैसे जातिवाद, बाहुबल, परिवारवाद और धन के नाम पर चुनाव में जीत हासिल करने के जो नए नए समीकरण, नए नए आंकड़े। और ऐसा नहीं कि ये किसी एक राजनीतिक दल में इस बुराई ने जन्म लिया हो। 70 के 80 के दशक तक अगर हम चर्चा करें, देखें तो जरूर यूपी, बिहार, इन राज्यों में कुछ ऐसे जातिवादी जो बाहुबली थे, जो जाति के नाम पर अपनी राजनीति करते थे, राजनेताओं ने उनका इस्तेमाल किया। चुनाव जीतने के समय जब वोटों की एक गोलबंदी होती है, लामबंदी होती है, तो राजनीतिक दलों को ये मुफीद लगा कि जो अपराधी किस्म के लोग हैं, माफिया हैं, डॉन हैं, उनका उपयोग चुनाव जीतने में किया जाए। और जब उनको इसमें सफलता मिली तो ये परिपाटी धीरे धीरे उत्तर प्रदेश, बिहार से होते हुए झारखंड, फिर बंगाल, फिर केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, ये कह सकते हैं कि देश के सभी राज्यों में इसने अपने पैर पसार लिए। और धीरे धीरे चुनाव जीतने के लिए इन माफिया, डॉन या अपराधी किस्म के लोगों का सहयोग लेना राजनीतिक दलों की एक तरीके से मजबूरी सी बन गई। उनको लगता था कि चुनाव के मौके पर ये लोग अपने जो खौफ है, इसके आधार पर राजनीतिक दलों को, उनके प्रत्याशियों को वोट दिलाएंगे। पहले ये बात प्रत्याशी तक सीमित थी कि प्रत्याशी किसी माफिया, डॉन को अपने साथ जोड़ता था, चुनाव जीतता था। धीरे धीरे ये जो बीमारी है, ये जो रोग है, ये बढ़ते बढ़ते राजनीतिक दलों तक पहुंच गया। और राजनीतिक दलों को लगने लगा कि इन माफिया, इन डॉनों को अगर हम इस्तेमाल करें राजनीति में तो हमारी जीत की राह आसान हो सकती है। लेकिन जब इन माफिया, इन डॉन, इन बाहुबलियों को ये लगने लगा कि जो राजनेता हमारी मदद लेकर विधानसभा और संसद का रास्ता पकड़ते हैं, तो क्यों ना हम उनके लिए काम करते हैं, तो अपने लिए हम खुद राजनीति में आए। और यही ऐसा एक बीज था जिसने भारतीय राजनीति में एक ऐसा आज मुकाम हासिल कर लिया है कि वो बीज कब पौधा बना और कब विशालकाय पेड़ बन गया, किसी को इसकी कल्पना नहीं। हर राजनीतिक दल, आप चुनाव के समय देखिए, राजनीति को भ्रष्टाचार से, राजनीति को अपराधियों से, राजनीति को परिवारवाद से मुक्त करने के लंबे चौड़े वादे करती है। इनके घोषणा पत्र उठा लीजिए, घोषणा पत्रों में भी अमूमन एक ही बात करती है कि हम राजनीति में शुचिता चाहते हैं, चाल हमारा अलग हो, चरित्र अलग हो, चेहरा अलग हो। कमोबेश हर राजनीतिक दल चुनाव घोषणा पत्र में और अपने जो रैलियां होती हैं उसमें यही बात रखते हैं। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा है?
बिल्कुल नहीं। एक समय में जो उत्तर प्रदेश और बिहार में हरिशंकर तिवारी, विजय मिश्रा, अमरमणि त्रिपाठी, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, रमाकांत यादव, उमाकांत यादव, ऐसे लोग जो राजनेताओं की पर्दे के पीछे से मदद करते थे, धीरे धीरे उन्होंने राजनीति में अपने पैर जमाना शुरू कर दिया। और फिर ये जब उनको सफलता मिली तो दूसरे राज्यों में भी जो इस तरह के लोग थे जिनका राजनीति में कम रुचि थी और अपने अपराध, अपने जो काले धंधे चलते थे उन पे पर्दा डालने के लिए खुद उन्होंने विधानसभाओं और संसदों की राह पकड़ना शुरू कर दिया। और राजनीतिक दलों को अच्छा लगा ये कि अगर 100 में से 15-20 लोगों को ऐसे को टिकट दे दें तो वो सीटें शायद पक्की हो सकती हैं। और बहुत से राजनेता ऐसे रहे जो कभी किसी दल का उन्होंने दामन पकड़ा, कभी किसी दल का दामन पकड़ा, कभी किसी दल का दामन पकड़ा। अगर वहां एक दल से निकाले गए तो दूसरा दल उनको लेने के लिए तैयार दिखा, उनके स्वागत किया, उनको मालाएं पहनाई, उनको लड्डू खिलाए, उनके साथ फोटो खिंचाई, ये संदेश देने के लिए कि जिनके पास वोट बैंक है वो लोग आज हमारे पाले में है। अभी 1-2 दिन में एक ADR की रिपोर्ट आई है जिसमें ये खुलासा हुआ है कि देश की संसद और विधानसभाओं में औसतन आधे लोग अपराधी हैं। ऐसे लोग हैं कि जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं आपराधिक। और ये जो आधे 50% में 30% लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप हैं, मतलब हत्या के, अपहरण के, बलात्कार के, इस तरह के आरोप हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या जो संसद में विधेयक पेश किया गया है उस पर गंभीरता से चर्चा होगी और सभी राजनीतिक दल अपने पहलू में देखेंगे कि क्या उन्होंने, दूसरे पे आरोप लगाना बहुत आसान है, हर राजनीतिक दल दूसरे पे आरोप लगाता है कि उसके पास ये आपराधिक लोग हैं, ये आपराधिक लोग हैं, लेकिन कमोबेश सभी राजनीतिक दल आज इसका शिकार है। और बात जब अगर आंध्र प्रदेश की होती है तो आंध्र प्रदेश में 79% मतलब 80% लोगों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, विधायकों पर, और उसमें कम से कम 50% ऐसे हैं जिन पे गंभीर आरोप है। और जो उत्तर प्रदेश, बिहार एक जमाने में आपराधिक छवि के लोगों का राजनीति में एक शरणगाह होती थी, वो आज देश के हर राज्य में, जिसमें कहूँ कि दक्षिण के जो राज्य हैं, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटक है, ये राज्य बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और इससे जो राजनीति का स्तर, संसद में हंगामा होता है, शोरगुल होता है, या संसद विधानसभाओं में जो विधायी कार्य नहीं हो पाता, उसका मूल मकसद ये है कि इस तरह के लोगों की जब राजनीति में प्रवेश हुआ और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ी, तो ऐसे राजनेता, ऐसे जो अपराधी किस्म के होते हैं और राजनीति में आते हैं, विधायक सांसद बनते हैं, उनका उद्देश्य राजनीति में कुछ नई चीज करना, राजनीति में सुधार करना, मुद्दों पर बहस करना, विधेयकों पर अपनी बात रखना, ये कम होता है। और अपने आप को जो मुकदमे हैं उनसे बचाना, अपने राजनीतिक जो रसूख है उसका इस्तेमाल करना। और आज जब देश की संसद और विधानसभाओं में ये स्थिति हो गई है, बहुत सी बार देश की अदालतें, चाहे निचली अदालत हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, जब इस तरह के फैसलों पर अपना नजरिया रखते हैं जज, उनका साफ कहना है कि देश की राजनीति में ऐसे लोगों की भरमार होती जा रही है जो राजनीति के लिए शुभ संकेत नहीं है। लेकिन सवाल फिर वही कि हम हमेशा दूसरे की थाली देखते हैं। सभी राजनीतिक दल इस पे चिंतन मनन कभी उन्होंने नहीं किया गंभीरता से कि राजनीति में अपराधीकरण को रोकने का क्या आखिर उपाय हो। वोट होते हैं, चुनाव होते हैं, जब मतदाता के पास जाने का मौका आता है तो बाकायदा छांटा जाता है कि कौन व्यक्ति जीत सकता है। आज हर राजनीतिक दल के लिए चुनाव जीतना और सत्ता पाना पहली प्राथमिकता हो गई है। ऐसा नहीं कि आजादी के बाद जो चुनाव होते थे उसमें राजनीतिक दलों के लिए चुनाव जीतना महत्वपूर्ण नहीं था, उस समय भी चुनाव जीतना राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन तब
एक उनमें एक नैतिकता होती थी। उनमें यह होता था कि ऐसे अच्छे लोगों को दिया जाए, वकील हो, साहित्यकार हो, पत्रकार हो, डॉक्टर, इंजीनियर हो, या ऐसे लोग जिनका मिशन राजनीति हो, वो राजनीति समाज सेवा के लिए करते हो। लेकिन धीरे धीरे ये चलन नेपथ्य में चला गया, पर्दे के पीछे चला गया। और जब आज हम ये देखते हैं कि 50% जो आजादी के समय 10% इस तरह के लोग राजनीति में रहे होंगे, आज उनकी संख्या 50% हो गई है। और पिछले अगर 15 साल की हम देखें तो इसमें जो अपराधी किस्म के लोग जो संसद और विधानसभा में पहुंच रहे हैं, इनकी संख्या 15% बढ़ी है। आज ये संख्या अगर 50% है तो आप कल्पना कीजिए कि आने वाले दौर में अगर ये संख्या 75% पहुंच जाती है तो क्या राजनीति में अच्छे लोग जाने का साहस करेंगे? एक चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, जिसमें कम से कम नहीं तो राजनीतिक दल चुनाव आयोग की जो आचार संहिता है पैसा खर्च करने की, उसका धज्जियां उड़ती दिखती है। सभी राजनेता, राजनीतिक दल, राजनीतिक पर्यवेक्षक ये मानते हैं कि जो चुनाव आचार की संहिता है उसकी सीमा में चुनाव नहीं लड़ा जाता। लोकसभा के लिए कम से कम 25-25, 30-30 करोड़, 50-50 करोड़ रुपए खर्च, और विधानसभाओं में 5 से 10 करोड़ रुपए खर्च करना सामान्य बात हो गई है। कल्पना कीजिए कि एक सामान्य व्यक्ति जिसका मिशन राजनीति है, जिसका मिशन समाज सेवा है, और समाज सेवा के माध्यम से वो राजनीति में सुधार के लिए जा रहा है, या विचारधारा के आधार पर जा रहा है, सिद्धांतों के आधार पर जा रहा है, कुछ नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए राजनीति में जा रहा है, क्या ऐसे लोग राजनीति में अब अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं, अपना अस्तित्व बचाए रख सकते हैं? संसद में जो विधेयक पेश हुआ, इस पे आने वाले सत्र में चर्चा होगी, और निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए। ये राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए कि कौन सी सरकार है वो लेके आई, लेकिन हाँ, इसमें यह भी एक ध्यान में रखना चाहिए कि आज जो ये आरोप लग रहे हैं कि जो सत्तारूढ़ दल होता है उसके विधायक, सांसद कम पकड़े जाते हैं, जो विपक्ष में होते हैं उनके सांसदों और विधायकों पर तलवार ज्यादा चलती है, उन पे आपराधिक मुकदमे भी दर्ज होते हैं, उनकी गिरफ्तारी भी होती है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स उन पे रेड भी करती है। लेकिन जो सत्ता के गलियारों में रहते हैं, मतलब सत्ता पक्ष के विधायक, सांसद हैं, उन पर आंच नहीं आती है। ऐसे एक दो उदाहरण भी राजस्थान में पिछले दिनों कंवरपाल मीणा जो अंता से एमएलए थे, उनकी सदस्यता गई है आपराधिक मामलों को लेकर, लेकिन ये संख्या कम है। तो जब सरकार ने आज विधेयक पेश किया है संसद में, और उसका मकसद है कि राजनीति को अपराधी किस्म के लोगों से बचा के रखना, जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो क्रिमिनल मामले जिन पर आरोप है, जिन पर चार्जशीट हो गई है, क्या ऐसा नहीं हो कि जिन पर आपराधिक मामले हैं, अमूमन राजनीतिक दल ये कहते हैं कि साहब मामला दर्ज होने का मतलब ये नहीं है कि वो दोषी है, दोषी तो तब माना जाएगा कि जब कोर्ट उसको सजा दे। लेकिन बहुत से मामलों में हमने देखा है, अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के जो मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, ये बहुत चर्चा में रहे पिछले 2-3 साल से मामले। लेकिन ये मामले तो इसलिए चर्चा में रहे कि इनकी जो बैकग्राउंड था, इनकी छवि थी, वो इतनी ज्यादा विशाल हो गई थी, इतनी बड़ी हो गई थी कि पूरी देश की राजनीति में इनकी चर्चा हुई। लेकिन आपको हर राज्य में, हर लोकसभा क्षेत्र में, हर विधानसभा क्षेत्र में ऐसे लोगों की अब तादाद बढ़ती हुई दिख रही है कि जो हमारी राजनीति को न सिर्फ कलंकित कर रहे हैं, बल्कि हमारे कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर भी धब्बा लगा रहे हैं। ये सवाल उठना हमारा एक लाजमी हो गया है आज कि क्या ऐसे लोगों को राजनीति में प्रवेश करने से रोकना चाहिए। इस बात पे सब सहमत है, हर व्यक्ति कहेगा, हर राजनीतिक दल कहेगा, हर नेता ये कहता है कि नहीं, राजनीति में स्वच्छ छवि के लोगों को आना चाहिए। लेकिन स्वच्छ छवि के लोग राजनीति में आएंगे कब? जब ऐसे लोगों का अगर बोलबाला है और राजनीतिक दलों की मंशा सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना और अपने आधिपत्य को बढ़ाना। उनको ये नहीं लगता कि आज वो जो चुनाव जीतने के लिए जो राजनीति में ऐसे लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कल को वही लोग राजनीति में कलंकित करते हैं। महिलाओं से जो जुड़े अपराधियों के मामले में, उसमें पश्चिम बंगाल, ये आश्चर्यजनक और चौंकाने वाला एक जो सर्वे में नतीजा आया है कि पश्चिम बंगाल सबसे अव्वल है वहां पे। वो पश्चिम बंगाल जहां पिछले 14 साल से महिला मुख्यमंत्री है।
तो आज का जो विषय हमारा है वो सिर्फ इस यहां तक सीमित नहीं है कि राजनीति में जो एडीआर की रिपोर्ट आई है उस पर एकेडमिक बहस हो, उस पर संसद में बहस हो, विधानसभाओं में बहस हो, उस पर गोष्ठियां हो, अखबार के पन्नों में उसकी खबरें हो, जो चैनल्स है न्यूज चैनल उनमें इसको दिखाया जाए, निश्चित रूप से दिखाया जाता है। लेकिन इसका नतीजा, इसका सकारात्मक नतीजा आज तक नहीं निकला। साल दर साल जब ये प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है तो एक राय ये भी उभर के आती है कि संसद में जो विधेयक पेश किया गया है, जेपीसी में गया, वो उस पर चर्चा होगी, लेकिन क्या इस पर एक सर्वदलीय बैठक नहीं होनी चाहिए? सरकार से उम्मीद है, सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वो इतने महत्वपूर्ण विषय पर कम से कम पहले सर्वदलीय बैठक बुलाए, जेपीसी में इस पे चर्चा हो, सर्वदलीय बैठक हो, और जो एडीआर के आंकड़े हैं वो तमाम राजनीतिक दलों के सामने रखे जाएं और ये बताया जाए कि राजनीति में अगर शुद्धता लानी है, राजनीति के स्तर को बढ़ाना है, देश को ये जताना है कि हम दुनिया में सबसे अच्छे लोकतांत्रिक देश हैं, तो लोकतांत्रिक देश का मतलब 5 साल में चुनाव होना या 100 करोड़ वोटर अगर हम वोट देने जाते हैं, तो ये इससे लोकतंत्र हमारा मजबूत नहीं होता। लोकतंत्र मजबूत तब होगा जब राजनीति में ऐसे लोग आए जो राजनीति के स्तर को सुधारने में सहायक हो, राजनीति में ऐसे पढ़े लिखे लोग आए, विभिन्न चार्टेड अकाउंटेंट हैं, साहित्यकार हैं, उद्योगपति भी आए, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उद्योगपति भी इस देश का एक हिस्सा है जो देश के विकास को आगे ले जाने में सहायक साबित हो रहे हैं। लेकिन राजनीतिक दलों को ये एक दृढ़ प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम चुनाव जीते या हारे, हम कम से कम स्वच्छ लोगों को देंगे। और कानून बनाना बहुत अच्छी चीज है, कानून बने भी, और कानून जब अगर इसमें कोई संगीन धाराएं लगी हुई हैं किसी भी व्यक्ति पर, तो राजनीतिक दलों को उनको टिकट देने से परहेज करना चाहिए। क्योंकि अगर एक राजनीतिक दल इस काम में आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से दूसरे राजनीतिक दलों में ये एक अपेक्षा होती है, एक भावना जगती है कि वो जो व्यक्ति है वो बाहुबली है, जातिवाद के वोट हैं, उसके पास पैसा है, वो लोगों को डरा धमका कर वोट ले लेगा, तो हम फिर ऐसे लोगों को क्यों नहीं उतारें। तो ये जो बढ़ती प्रवृत्ति है ये हमारे आने वाले कल की राजनीति के लिए एक खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी तो 2-3 दशक पहले ही बज चुकी थी, लेकिन हमने उसको चुनाव जीतने की होड़ में कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज जब ये एडीआर की रिपोर्ट आई है, और ये रिपोर्ट आज नहीं आई, हर साल इस तरह की रिपोर्ट आती है, अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग जो आयोग हैं, जो कमीशन है, जो एनजीओ हैं, वो अपनी अपनी राय रखते हैं अपने अपने तरीके से कि राजनीति में अपराधी किस्म के लोगों का प्रवेश जो था वो आज उस एक खतरे की घंटी बन चुका है। और आज भी अगर हम सचेत नहीं हुए, आज भी अगर हम इसमें राजनीतिक दल की जो सीमाएं हैं उसको नहीं लांघ सके, आज भी अगर हम इसी में सोच में रहे कि ये तो फला राजनीतिक दल इस प्रस्ताव को लेकर आया, हमारा काम इसको विरोध करना है, नहीं, जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको एक टेबल पर बैठना चाहिए और ये तय करना चाहिए कि जो भी राजनीति में अच्छे लोग हैं हम उन्हीं को दें, और जो कानून की सीमाएं हैं, कानून विधेयक जो बनता है, कानून बनता है, उसकी भी पालना करें। और एक मन में धारणा करें कि नहीं, भारत जो लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा अपने आप को लोकतांत्रिक देश कहता है, तो उसकी जो परिभाषा है लोकतंत्र की, उस परिभाषा को हमको जीवित रखना है, उसको और मजबूती देनी है। ऐसे जो छोटे छोटे मामले हैं, जो इस तरह की रिपोर्ट आती हैं कि साहब फला आप इस पे इतने मामले हैं, इतने मर्डर के मामले इतने हैं, कोर्ट में सजा हो गई, जेल से बैठे बैठे लोग चुनाव लड़ते हैं, जेल से बैठे बैठे चुनाव भी जीत जाते हैं, 2-2 3-3 साल तक विधायक रहते हैं, और संसद में जब वोट पड़ते हैं तो कई बार जेल से भी वोट देने आते हैं। तो इस तरह की जो प्रवृत्ति है वो निश्चित रूप से आने वाले कल के लिए खतरा है, आज के लिए खतरा है, और ऐसे लोगों को राजनीति से अलग रखता है जो कुछ सुधार की गुंजाइश के साथ राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं। तो आने वाले दिनों में संसद में जब अगले सत्र होंगे, उनमें ये जो 130वां संविधान संशोधन जो पेश किया गया है उस पर चर्चा होगी, अलग अलग राजनीतिक दल अपना अलग अलग पक्ष रखेंगे। लेकिन मेरा फिर कहना है, और आप सब लोगों का भी शायद यही मानना होगा,
कि राजनीति के शुद्धिकरण के लिए जब हम देश स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ अभी 3 साल पहले मना चुका है, तो हमको बहुत कुछ कड़े फैसले लेने चाहिए। चुनाव जीतना, सत्ता पाना, ये राजनीति का एकमात्र लक्ष्य नहीं होना चाहिए। राजनीति को शुद्ध करना, राजनीति में अच्छे लोग आए, ये विचार करना हमारे लिए जरूरी है। वरना आने वाली पीढ़ियां ये कहेंगी, और निश्चित रूप से कहेंगी, जैसे आज कहते हैं कि साहब ये धीरे धीरे जो प्रवृत्ति आ गई कि आधे सांसद, आधे विधायक आपराधिक किस्म के लोग आ गए, तो आने वाले दौर में कहीं ऐसा ना हो कि पूरी संसद और पूरे विधानसभा में ऐसे लोगों का बोलबाला हो जाए और अच्छे लोग राजनीति से दरकिनार किए जाएं। तो आपको आज की ये जो हमारा मुद्दा था, आपराधिकरण राजनीति का जो हो रहा है, बढ़ रहा है, उस पर रोकथाम लगाने के लिए क्या होना चाहिए, आप भी अगर अपने सुझाव देना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर इस पर सुझाव जरूर दीजिए। और कल हम किसी नए मुद्दे पर, नए विषय पर चर्चा करेंगे, उसकी तय की पड़ताल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.